हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लासेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लासेज में एक न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लासेज में आई होप आप लोग को रिकॉल होगा, याद होगा। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। उनमें हमने अलग अलग डायमेंशन को, अलग अलग टॉपिक को समझा था, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होंगे। आज की जो हम लोग की टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है? देखिए, इसका एक लेमन डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारे पावर को एकजुट कर लेना, ठीक है, जोड़ लेना। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि एक एक लकड़ी है तो हम एक जोड़ के गट्ठर बना देते हैं, तो इस तरह से एग्जांपल से आप इसको रिलेट कीजिए तो इसको हम सेंट्रलाइज कर दिए, ठीक है। लेकिन जब उस लकड़ी की मतलब उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी हम बांट देते हैं, शेयर कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं दूसरे को, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इट मीन्स मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से छुड़ा लेते हो और उसे क्या करते थे, डाइल्यूट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये मन में समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर हम क्यों छुड़ाएंगे। ऐसा क्या कर दिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जिससे हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेकर उसे डाइल्यूट कर रहे हैं दूसरे यूनिट्स के बीच में। इट मीन्स कि जो हमारा लोकल बॉडीज है उनके बीच में, ऐसा क्या किया उन्होंने? तो देखिए, किया कुछ नहीं है, बट इसकी नीड समझिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि लोकल इश्यूज जो होते हैं, लोकल इश्यूज कैन बी बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। इट मीन्स कि बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरिया। मतलब आपको पता है कि जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सबसे अच्छा सेटल कहाँ हो सकता है? लोकल लेवल पर हो सकता है। इट मीन्स कि अगर आपके यहाँ अगर पानी की प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कि किन्हीं को नल की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जाकर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ मेरे यहाँ नल में पानी नहीं आ रही या मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। वो कहाँ करेंगे, कहेंगे अपनी बातों को? लोकल गवर्नमेंट के पास ना कहेंगे। और उनकी इन बातों को अच्छे से लोकल गवर्नमेंट समझ भी जाएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि लोकल इश्यूज जो क्या है कि वो सबसे अच्छा सेटल कहाँ हो सकता है? लोकल लेवल पर हो सकता है। इसलिए गांधीयन फिलॉसफी क्या बोलती है, गांधी जी भी बोलते हैं कि जो इट मीन्स कि एवरी वर्क, हर काम क्या होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए। मतलब कि लोकल लेवल से क्या होना चाहिए, काम शुरू हो और तब ऊपर तक जाए। इट मीन्स कि हम अगर सेंट्रल लेवल से कोई भी काम को हम हायरार्की बनाते हैं और एक मतलब बोल सकते हैं फॉर्मल तो होगा, बट वो काम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप नीचे से कहते, कहावत है कि जब आप बेस बहुत अच्छा बनाते हो तो आपकी घर बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले छत ढालते हो, उसके बाद नीचे वाले फ्लोर, फिर उसके बाद लिंटर जो नीचे वाला होता है उसको बनाते हो। सबसे पहले आप क्या बनाते हो? घर का बेस बनाते हो। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हो? बिल्डिंग बनाते चले जाते हो। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपका बेस, इट मीन्स कि लोकलाइट्स जो होंगे, लोकल गवर्नमेंट होंगे, वो बेस आपका अच्छा होना चाहिए। तो क्या होना, इसकी नीड क्या है कि लोकल इश्यूज जो होना चाहिए वो कहाँ बेस्ट सेटल होगा? लोकल लेवल्स पर। इट मीन्स कि बेस्ट नॉलेज ऑफ द लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स। जितने भी लोकल्स, जैसे कि आपको पता होगा कि बेस्ट जो नॉलेज होती है लोकल एरिया का, या लोकल जितने भी बोल सकते हैं कि लोकल एरिया का जितना भी नॉलेज होगा वो किनको होगा? लोकलाइट्स जो होंगे, जो लोकल एरिया के एक आदमी होंगे, उनको नॉलेज होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक अगर लोकलाइट्स नहीं होंगे, लोकल गवर्नमेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई फंड भेजते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि जितने भी गांव हैं, सभी गांव में क्या करो, पानी की प्रॉब्लम है, सभी जगह डैम बनवा दो, ठीक है। ये तो ऊपर से आगे मान लीजिए, हो सकता है किसी गांव में डैम की ज़रूरत ना हो, वहाँ पर रोड खराब हो, वहाँ पर पानी बहुत सफिशियंट हो, वहाँ डैम की ज़रूरत नहीं हो, वहाँ रोड की ज़रूरत हो। लेकिन वहाँ ऊपर से तो क्या हो रहा है, एक पूरी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि क्या है कि पानी ही मतलब डैम ही सब जगह बनवाना है। तो सब गांव में क्या होंगे, डैम बन जाएंगे। लेकिन अगर ये तो फिर क्या हुआ, काम अच्छे से नहीं ना हो पाया, सबकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाई। लेकिन इसी काम को अगर हम लोकल गवर्नमेंट पर, ऊपर से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लोकलाइट्स को दे देते हैं पैसा, और बोलते हैं कि आपके गांव में या आपके शहर में जो प्रॉब्लम्स है उसे आप समझिए और उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए जहाँ पे रोड की ज़रूरत होगी, लोकलाइट्स जो होंगे, वहाँ के सरपंच होंगे या जो भी होंगे, तो उनको जो प्रॉब्लम्स वहाँ लगेगी वो उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से पब्लिक से डिस्कस करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये काम क्या होगा, इफ़ेक्टिव तौर पे होगा, फॉर्मल नहीं हो जाएगा, इफ़ेक्टिव होगा, जिसकी ज़रूरत होगी वही होगा।
ठीक है ना? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इट मीन्स कि लोकल एरिया का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो लोकलाइट्स बहुत अच्छा सॉल्व कर सकता है। इट मीन्स अगर बिजली की आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या होंगे, रिलायंस ऑफिस में फ़ोन करेंगे, अगर नहीं कि सीधे मुकेश और अनिल अंबानी को फ़ोन करेंगे, ठीक है? इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई सिम संबंधी प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर को करते हैं ना। तो इसी लगा तरह अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कहाँ जाइएगा, अपने लोकल बॉडीज़ के पास, इट मीन्स मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, उनके पास जाइएगा ना। सीधे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाइएगा। तो इसीलिए क्या है कि जितने भी बेस्ट नॉलेज होते हैं लोकल एरिया का उसको किनको होंगे, लोकलाइट्स को होंगे। तो ये इसीलिए ज़रूरत है किसके, डिसेंट्रलाइजेशन की। पावर आपको देना पड़ेगा किसको, लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि आपका वर्क क्या हो, इफेक्टिव लेवल पर हो। तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इन इफेक्टिव टर्म्स, मतलब शुरू से भी जब हमारी कंट्री को आज़ादी मिली तो उसके बाद से ही डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल बॉडीज़ को पावर दी गई थी कि लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्नमेंट को परफॉर्म करे। लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था। क्यों इफेक्टिव नहीं था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के में उनको बैकिंग नहीं दी गई थी। इस तरह से बोल दिया गया था कि हाँ लोकल गवर्नमेंट होंगे और लोकल गवर्नमेंट को स्टेट पावर देगी, वो अपने हिसाब से रूल करेंगे। बट एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो बैकिंग होता है वो नहीं मिला हुआ था। इसीलिए क्या हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इफेक्टिव टर्म्स में नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, मेजर स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। देखिए 1992 में 1992 में इसको क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली बैकिंग दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब होता है कुछ चेंजेज, और कुछ चेंजेज लाकर जो होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न लाकर उनमें कुछ बदलाव किए गए और जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको भी पावर दिया गया। और तब से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ इफेक्टिव तौर पर वर्क किया जाने लगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ये बनता है कि मेजर कौन कौन सा ऐसा मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, मतलब 1992 में ऐसा क्या डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वर द मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, या व्हाट वाज द मॉडल ऑफ 1992 टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1992 का जो डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स जो वर्क हुआ था तो उसमें कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए थे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, समझते चलिए कि स्टेप्स को क्या क्या लिए गए थे। सबसे पहला, इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली। देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए कि मतलब मैंडेटरी कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि इलेक्शन होंगे क्या, रेगुलरली होंगे। मतलब आज से पहले भी जब ये 1992 में ये अमेंडमेंट नहीं हुआ तो उससे पहले भी इलेक्शन होते थे। लेकिन कैसे होते थे, कभी 2 साल पर ही हो गया, कभी 15 साल तक इलेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह का था, रेगुलर इलेक्शन नहीं था। इस तरह से एक होता है ना कि बोल सकते हैं कि जो ऑटोनॉमी होती है एक तरह से, जो फॉर्मेलिज्म होती है गवर्नमेंट का, वो नहीं बन पाता था। हो सकता है कोई 15 साल तक वो वर्क कर रहा है, पावर में है, कोई है 2 साल में चेंज हो रहा है। तो इसको फॉर्म मतलब एक तरह से बनाने के लिए ऑटोनॉमी, एक तरह से अच्छे से गवर्नमेंट वर्क करे, उसके लिए क्या बोल दिया गया है कि जो मतलब मैंडेटरी कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, रेगुलरली होंगे। इट मीन्स कि जो 5 इयर्स का एक टर्म है, उस टर्म के बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, और ये इलेक्शन क्या होंगे, तो रेगुलरली होगा। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हुआ कि इलेक्शंस रेगुलरली कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड जो होंगे लोकल बॉडीज़ की, सेकेंड जो है सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट में सीट्स भी रिजर्व कर दिए गए किसके लिए, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। ये जो सोसाइटी के जो लोअर स्टेटा रह गए, जो सोसाइटी में पिछड़े हुए वर्ग, ऐसा शेड्यूल मतलब बोल सकते हैं शेड्यूल कास्ट रह गए हैं, तो इनके लिए कुछ इसमें रिजर्वेशन दे दिया गया। इनको किस सीट रिजर्व कर दिया गया कि आपको इसमें क्या करेंगे हम, मतलब कि आप जो सोसाइटी में ये लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं तो उनको आगे लाया जाए और उनको भी पावर दिया जाए। तो इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है कि इनको सीट्स रिजर्व कर दिया गया, जो अमेंडमेंट हुआ उसमें एसटी, एससी एंड ओबीसी को। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वीमेन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि मतलब 1/3 जितने भी सीट्स होंगे उनके 1/3 जो होंगे वो 1/3 इट मीन्स वीमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। वीमेन को देखिए 1/3 रिजर्वेशन मिला है, तो कितना समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप ज़्यादातर जाइएगा तो आप सुनते भी होंगे गांव वगैरह में कि यहाँ का जो सरपंच है या यहाँ के सरपंच का जो निर्वाचन होगा, या सरपंच सरपंच का जो एक
एरिया है तो वहाँ पर वीमेन को रिजर्वेशन है, ये रिजर्व्ड है किसके लिए, वीमेन के लिए, औरत के लिए। तो वो ऐसा सुने भी होंगे, और वहाँ का सरपंच औरत ही होती है। तो इस तरह से वीमेन को 1/3 क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन मिला। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड एंड ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। इट मीन्स क्या कहा गया है कि शुरू शुरू में जो इलेक्शंस होते थे, शुरू शुरू में इलेक्शंस क्या किया जाता था, कोई भी करवा दिया जाता था, कोई भी पुलिस, कोई भी थाना जो होता है वो क्या करते थे, इलेक्शन को कंडक्ट करवाए थे। और इलेक्शंस अच्छे से नहीं हो पाता था, उसकी जो एक तरह से इलेक्शन की जो एक फॉर्मलिज्म, मतलब अच्छे से जो इलेक्शन होती वो कंडक्ट नहीं हो पाता था। इसके लिए इन्हों 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें एक मैंडेटरी कर दिया गया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो क्या करेगा, जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत वगैरह, और म्यूनसिपल जो होता है, जो अर्बन बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज होती है, तो इसको इलेक्शन कौन करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन आप सभी का क्लियर है, क्लास 9th में मैंने इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सिविक्स में क्लियर है आप लोगों का। तो इलेक्शन कमीशन हुआ, अब क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन के अंडर में भी लोकल बॉडीज़ जितने भी है, इट मीन्स कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपल इलेक्शंस, या जो ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी इलेक्शन कौन करवाएंगे, अब इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। तो ये एक हो गया, अमेंडमेंट चेंजेस लाए गए। इसके अलावा नेक्स्ट चेंजेज है कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज़। मतलब अब क्या किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वायर्ड कर दिया गया है कि वो भी क्या करेगा। अब शुरू शुरू में स्टेट गवर्नमेंट को अपना मन होता था तो क्या करता था, पावर को शेयर करते थे, मन है तो नहीं किया, कभी पावर शेयर ही नहीं करते थे लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ। लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको पावर के साथ साथ जो भी आपको रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, तो वो भी क्या करना होगा, आपको लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ क्या करना होगा, शेयर करना होगा। और सबको, आपको जितने भी रेवेन्यू आता है तो आपको लोकल बॉडीज़ को भी शेयर करना होगा, पैसे आते हैं जितने भी, लोकल बॉडीज़ को शेयर करना होगा। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट किए गए हैं, मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जो 1992 में हुआ था। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ है कि कौन कौन से एक एक पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं 1992 के, जो डिसेंट्रलाइजेशन के टूवर्ड्स जो अमेंडमेंट हुआ। एक एक पॉइंट से आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का होगा कि जो अलग अलग पढ़ेंगे बॉडीज़ के बारे में, जैसे पंचायत, जो एक बोल सकते हैं लोकल बॉडीज़, लोकल अर्बन बॉडीज़ होते हैं, और एक जो होते हैं हमारा रूरल बॉडीज़। तो उन दोनों बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल अर्बन बॉडीज़ और रूरल बॉडीज़ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इट मीन्स पंचायती राज सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद अर्बन बॉडीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट एक वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग की जो लेक्चर की, इट मीन्स की जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट्स नहीं है। कोई डाउट्स होगा तो आप लोग इसे पूछेंगे। आई थिंक आप लोग का कंप्लीट है।